आज संविधान और उनके नियमों के उपयोग और दुरुपयोग को समझने के लिए आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत पांडे जी से, जो कि संविधान के विशेषज्ञ और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। हम उनसे ही समझने का प्रयास करेंगे कि जो नियम है, बात करें धारा 144 का, जिस तरह से उसकी मर्मिता घट रही है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी हम देख रहे हैं हाल ही में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में बिना अनुमति लिए चली जाती है, वहाँ पे वो अपनी कार्यवाही कर लेती है। तो इससे जो संघीय ढांचा है उसकी गरिमा पे कितना असर पड़ता है, क्या है? जी हाँ, मैं जो आपका प्रश्न है, कुछ महीनों पहले जो एक दो घटनाक्रम हुए, शायद उसका आप उल्लेख करना चाह रहे हैं। उसी का। जी, हुआ क्या कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो भाजपा के नेता थे, उनको अरेस्ट किया दिल्ली में। और जब वो उन्हें लेकर के जा रहे थे तो हरियाणा में, वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, और वहाँ पे हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुनः उन्हें वापस जो है दिल्ली भेज दिया। इसी तरह का एक मामला हुआ था जिग्नेश मेवानी का, और जिग्नेश गुजरात से हैं। आसाम पुलिस ने उनको वहाँ पे जाकर के अरेस्ट किया, और एकदम से यह विषय चर्चा में आया कि क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर के गिरफ्तारी कर सकती है या नहीं कर सकती है। और जैसा आपने प्रश्न किया कि क्या इससे संघीय ढांचा प्रभावित होता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई हमारे संघीय ढांचे पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे संविधान में और कानून में यह बहुत बिल्कुल इसको लेकर के प्रावधान है कि जो इंटर स्टेट अरेस्ट है, इस पर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट की दोनों की जो स्पष्ट जो है वो गाइडलाइंस हैं। सीआरपीसी में भी इसको लेकर के बाकायदा विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तारी कर सकती है। वैसे तो भारतीय संविधान में जो पुलिस है या कानून व्यवस्था है, ये राज्यों का विषय है, और लेकिन जो सीआरपीसी की धारा 48 है, उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की गई है कि पुलिस को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के अपराध के मामले में वह आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को, भले ही वो दूसरे राज्य में हो, उसे गिरफ्तार कर सकती है। कम्युनिकेट तो सर करना ही पड़ेगा दूसरे राज्य को, जिस राज्य से आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये आपका बहुत ही वाजिब प्रश्न है। उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान है, मैं आपको उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक तो यह कि पुलिस जो है उसको, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रही है, अपने साथ अरेस्ट वारंट लेकर के आए, और फिर जो मतलब जो जिस इलाके में आरोपी रहता है उस इलाके की संबंधित पुलिस को सूचना दे, उसको कॉन्फिडेंस में ले, और वहाँ की लोकल पुलिस के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा इसका जो तरीका है उसमें ये होता है कि पुलिस को, अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करना है, दूसरे राज्य में गिरफ्तार करना है, तो जिस थाने में एफआईआर है वहाँ उस एरिया के मजिस्ट्रेट से आप पहले गुहार करते हैं, और वो अगर वहाँ वो कह देते हैं कि नहीं ठीक है, इसे अरेस्ट करना चाहिए, तो वारंट जारी होने के बाद उस दूसरे राज्य में आप जाते हैं और वहाँ की पुलिस को आप कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, आग्रह करते हैं कि भाई जो वहाँ के डीसीपी हो या जो संबंधित पुलिस अधिकारी हो, यह व्यक्ति है जो कि हमारे स्टेट में क्राइम किया था, और उससे आग्रह करते हैं। और जब वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये आपका केस जेन्युइन है, हम आप जिस अमुक केस में गिरफ्तारी करना चाहते हैं वाजिब है, तब वो दूसरे राज्य की पुलिस के सहयोग से आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यानी सहयोग ज़रूरी है दूसरे राज्य। बिल्कुल, उसमें आप दोनों ही तरीके से, जो मैंने आपको बताया, जो भी यह कानून में जो इसकी व्याख्या की गई है, आप दूसरे राज्य में जब गिरफ्तारी करने जाते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस में वहाँ की लोकल पुलिस को लेकर के आप करेंगे। एक हालिया मामला है सर, ये नेहा सिंह राठौर, उन्होंने एक यूपी में काबा 2 के उस पर गाना रिलीज किया था, जिसमें से पुलिस ने उनको नोटिस दिया, वो भी दिल्ली जाकर नोटिस दिया था। जी, मैं इसमें एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई संज्ञेय या गंभीर अपराध है तो उसमें जो है बिना जो वारंट के भी जो अरेस्ट जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर अपराध की गंभीरता पर बिना कॉन्फिडेंस में लिए भी किया जा सकता है, यह लीगल पक्ष है। जहाँ तक ये नेहा सिंह वाला भी प्रकरण है, ऑफ कोर्स पुलिस जो है जो भी जिसके खिलाफ जब रिपोर्ट दर्ज होती है
तो उसके पास जो भी पता होता है उस जिसके व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप है, वह उसके स्थान पर जाकर के वो नोटिस देना, उसे सूचना देना, या कहीं भी इसमें यह नियम विरुद्ध नहीं है, उसको अप्रोच करती है उसमें। हालांकि उसमें स्वाभाविक है कि उसका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। और अगेन जब दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं तो वहाँ भी यह बात लागू होता है। जैसे नेहा सिंह का जो प्रकरण है, इसमें कोई बहुत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में कतई नहीं आता, तो वहाँ भी जो है लोकल पुलिस को कॉन्फ्रेंस में लेना और उसको प्रायर नोटिस देना, यह कार्य होना चाहिए। दूसरा सर, एक और बड़ा तेज़ी से गंभीर मुद्दा बन रहा है धारा 144। धारा 144 पहले क्या होता था कि धारा 144 लागू होते ही जिस ज़िले में, जिस एरिया में धारा 144 लागू होती थी, वहाँ पे सन्नाटा जैसा पसर जाता था। लोग कहते थे कि धारा 144 लागू हो गई। लेकिन आज वर्तमान समय में धारा 144 लागू होती है तो पता ही नहीं चलता। लोग वैसे ही रूटीन में वर्क करते हैं। 5 लोगों को इकट्ठा होकर बातचीत करने या फिर कोई प्लानिंग करने की अनुमति नहीं होती। लेकिन वर्तमान में जब लागू होती है धारा 144 तो इस बात का कहीं भी पता ही नहीं चलता कि धारा 144 लागू है कि नहीं। तो वहीं जब कोई घटना हो जाती है या फिर सरकार के अगेंस्ट में कोई विरोध हो जाता है, कोई बयान आ जाता है, तो धारा 144 के नाम पर उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है और या फिर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। तो ऐसे में जो धारा 144 की मर्यादा है, जो गरिमा है, क्या वो कहीं कम तो नहीं हो रही है? देखिए, सीआरपीसी की जो धारा 144 है वो बेसिकली शांति की स्थिति कहीं पर कायम रहे, या कोई मान लीजिए लगता है कि शांति व्यवस्था बाधित हो रही है या आपात स्थिति है, उससे बचने के लिए ये प्रावधान हमारे यहाँ किया गया। किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अगर इस तरह का कोई भी खतरा लगता है तो राज्य जो होता है वो धारा 144 लगाता है, ताकि भीड़ को जो है एक स्थान पर एकत्रित होने से रोका जाए या लाइन ऑर्डर का जो कोई मसला हो उसको जो है संभाला जा सके। लेकिन समय समय पर तमाम इसको लेकर के जैसा आप कह रहे हैं, और ये देखने में प्रायः आता है कि इस तरह इसका दुरुपयोग भी होता रहा है कि आप शांति व्यवस्था के नाम पर जो है वो तुरंत किसी को अरेस्ट कर लेना। जबकि इस मामले में मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि इस धारा का प्रयोग नागरिकों को शांति से एकत्रित होने के जो उनका मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कतई नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो एक आरोप लग जाता है सरकार के विरोध में या फिर कहीं कुछ ऐसा बयान आ जाता है, लोगों को शांति रूप से अगर कोई वो विरोध भी कर रहे हैं तो धारा 144 में क्या करने दिया जा सकता है? जी देखिए, हमारे संविधान में ये बहुत स्पष्ट है और इसका जिक्र किया गया है उसमें, और कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से, आपके मौलिक अधिकारों का पार्ट है कि कहीं भी आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। धरना और प्रदर्शन, देखिए, लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में विरोध को, विपक्ष को या मतभेद को, असहमति को सेलिब्रेट किया जाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि हम मानते हैं कि वाद प्रतिवाद से ही संवाद होता है। तो इसलिए अगर स्वाभाविक है कि राजनीति विज्ञान में एक टॉपिक के रूप में भी पढ़ाया जाता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बाकायदा इस पर हमारे संविधान में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्यायित की गई है कि अगर कहीं पर लोग एकत्रित होते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होते हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें बहुत थिन लाइन होती है। यह कौन तय करेगा कि यह जो भीड़ एकत्रित हुई है, अब राज्य जो है उसे ऐसा लगता है, उनके पास यह हथियार होता है कि भाई हमारे पास लोकल इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट है कि इसमें कुछ उपद्रव भी शामिल हो सकते हैं, इसको जो है यह लाइन ऑर्डर का खतरा हो सकता है, और इस आधार पर वो 144 धारा लागू करके और इस चीज़ को रोक सकते हैं कि यह प्रोटेस्ट न होने पाए। तो एक इसमें दुरुपयोग की संभावना जो है वह हमेशा बनी रहती है इसकी। सर, एक चीज़ ये जो इसकी गरिमा की बात हमने कही है कि अब ऐसे तो मालूम नहीं चलता है कि धारा 144 लागू है, पता ही नहीं चलेगा कि आपको धारा 144 इस क्षेत्र में या इस राज्य में या इस ज़िले में कहीं लागू है। लेकिन जैसे ही कुछ एक्टिविटी हो जाती हैं तो धारा 144 के नाम पे उनके ऊपर जो कार्यवाही होती है, क्या इससे धारा 144 की गरिमा घट रही है? देखिए, अगर स्वाभाविक सी बात है कि धारा 144 जब लाया गया, उसका प्रावधान किया गया है तो बहुत सोच समझ करके और विचार करके लाया गया है। तो उस धारा की में अपने ऐसा उसमें तो कहीं कोई मुझे उसकी उपयोगिता में कोई कमी नज़र नहीं आती। बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो सरकार जो सत्ता में है वह उसका उपयोग या दुरुपयोग करती है। मैंने आपको बताया कि उसके लिए बड़ा
एक आसान सा होता है, क्योंकि उनके पास अगर उन्हें लगता है कि यह प्रोटेस्ट जो है किसी भी रूप में, मान लीजिए चुनाव नज़दीक हो और उस समय कुछ ऐसा ज्वलंत मुद्दा आता है जिसे लगता है कि नहीं, इससे सरकार को नुकसान हो सकता है, तो आराम से, बहुत आसानी से सरकार जो है यह बात धारा 144 का मिसयूज करा लेती है, कर सकती है, आराम से कर सकती है। और इसलिए जो है धारा 144 में कहीं कोई मुझे कमी नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, इसको लागू करने में खामियां निकाल के उसका मिसयूज ये ज़रूर होता रहा। बिल्कुल, ये होता रहा है। और जो प्रायः आप जो दल सत्ता में रहते रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो जनमत न तैयार होने पाए। तो ये तो काफ़ी गलत चीज़ है। अगर देखा जाए तो जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। जो पूरे विश्व में भारत का लोकतंत्र जो मशहूर है कि वहाँ की एक खूबसूरती है, वहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावनाएं हैं, सभी धर्म सम्मिलित होते हैं और सबको एक जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहाँ पर उसकी जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएँ उसकी गरिमा को कम करती हैं। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा इसमें मामला है कि शांति भंग होने की आशंका में धारा 144 लगाई जाती है। अब शांति भंग होने की आशंका, चूंकि सरकार के पास ही वो इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, वो विपक्ष के पास या आम जन के पास नहीं होते हैं कि शांति भंग होने की आशंका है या नहीं है। ऐसे में एक आप कह सकते हैं कि एक स्टेट के हाथ में एक टूल हो जाता है ये, कि वो जो है वो उसका दुरुपयोग कर ले या वह उसका सदुपयोग कर ले। और ऐसे में बराबर की हम कह सकते हैं कि 50-50 संभावना बनी है। और जहाँ भी जब भी जो पार्टी पावर में है उसे लगता है कि प्रोटेस्ट का दायरा जो है वो व्यापक हो सकता है, यह हमारे खिलाफ जा सकता है, तो वो उसका दुरुपयोग पहले भी हुआ है और अभी भी होता रहा है। सर, आपकी नज़र में अगर हम बात करें पिछले 2 दशकों में कैसा रहा है ये धारा 144 का उपयोग? देखिए, हम एग्जैक्टली हम ये तो आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में धारा 144 लगाई जाती रही है। और यह बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि हर बार जो लगाई जाती है वह बिल्कुल उचित नहीं होता है, क्योंकि इस तरह का कोई हमारे पास डाटा नहीं है जिसके आधार पर हम यह मूल्यांकन कर सके कि एग्जैक्टली इस बार ये धारा 144 लगाई गई तो सही थी और दूसरी बार गलत थी। लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इमरजेंसी प्रावधान है, और इमरजेंसी या आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं, यानी वो उन परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जाना चाहिए जब हमारे पास नॉर्मल कोई चीज़ हमारे पास हैंडलिंग के ना हो। हाँ, तो ये जो भी सरकारें हैं, जो सत्ता पक्ष है, उसको इनके प्रयोग से अमूमन बचना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और उसमें धारा 144 लगाना लाजिमी होता है, इसलिए इसका प्रावधान किया गया है। जहां तक उसके दुरुपयोग या सदुपयोग का प्रश्न है, अगेन चूँकि यह पुलिस के द्वारा किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सुन रहे थे संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत पांडे जी को, जिनका कि साफ कहना है कि जो धारा 144 व संविधान की कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके बीच उपयोग और दुरुपयोग के बीच एक जो लाइन है वो बहुत ही थिन है, जिसमें से ये तय कर पाना कि कब ये उचित है कब ये अनुचित है, ये समझ पाना आम जन के लिए मुश्किल है। ये सरकार ही तय कर पाती है कि उनको क्या लगता है। तो वहीं ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि इसका दुरुपयोग सरकारें अपने हित के लिए भी कभी ना कभी कर भी देती हैं। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिव सैनी, मिरर पोस्ट, लखनऊ। लाइक और सब्सक्राइब करें मिरर पोस्ट।